Hi everyone, this is your law faculty advocate Vivek Sharma and I welcome you all to my YouTube channel that is न्याय सूत्रा। बहुत लोगों को ये कंप्लेंट आ रही थी कि मेरा चैनल जब वो YouTube पर सर्च करते हैं तो उनको मिलता नहीं है, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं न्याय सूत्रा 1407। ठीक है, तो जब आप ऐसे सर्च करेंगे आपको मेरा जो चैनल है वो मिल जाएगा इजीली। चलिए, आज मैं जो सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मेरा फर्स्ट वीडियो आ रहा है दैट इज ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जुडिशरी एज वेल एज एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉलेज में हैं या आप एक एडवोकेट हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा बेसिक लॉ है जिसकी नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे अभी, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट जब शुरू कर रहे हैं तो अभी हम सीधा बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर या फिर लीगल लैंग्वेज पर नहीं जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात है। अगर मान लो मेरे पास एक कार है, ठीक है, आई एम हैविंग अ कार ऑफ रेड कलर, ठीक है, और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे शायद यही कहूंगा कि भाई मेरे पास एक ऐसी कार है जो इतने साल पुरानी है, इतना चल चुकी है, इस कंडीशन में है ना। हर बार सर्विस करवाई है मैंने टाइम पर, और मैं इसके इतने पैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्या है, जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अपनी कार की, ये सब मैंने क्यों दी? ये सब मैंने शायद आपको इसीलिए दी क्योंकि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब आप मेरा ऑफर सुने, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो आपके लिए तो ऑफर ही है ना। तो जैसे ही आप मेरा ऑफर सुनेंगे, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको मेरा वो ऑफर पसंद आता है तो। सिंपल सी बात यहाँ क्या निकली कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो कर रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? वहां से जहां से मैंने आपको ऑफर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट की टेक्निकलिटी में जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट की स्टेजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि कुछ स्टेजेस का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है अगर हमको फाइनल स्टेज यानी कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचना है तो। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज मैंने आपको क्या बताई? ऑफर, है ना। ऑफर के बाद आप एक्सेप्ट करोगे ना, जब तक भाई आपको ऑफर पता नहीं चलेगा तब तक आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? तो चलिए देखते हैं कि ऑफर क्या होता है। इजी। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली स्टेज क्या है? ऑफर है ना। तो ऑफर देगा कोई आपको, तो देखो, जो ऑफर है वो कॉन्ट्रैक्ट की पहली स्टेज हो जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। और इसकी डेफिनेशन हमको देखने को मिल जाती है सेक्शन 2 सब क्लॉज ए। सिंपल सी ट्रिक ये है कि अगर आपको सेक्शंस याद नहीं रहते हैं तो देखो, सिंपल सी बात, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो अगर आपसे किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी जाएगी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में से, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है यानी जो डेफिनेशंस हैं वो जनरली आपको सेक्शन 2 में दी गई हैं। और बहुत सारे लॉज में सेक्शन 2 में ही दी गई होती हैं जनरली। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इंटरप्रेट करता है वो अलग अलग टर्म्स को। तो इजी हो गया ना कि 2A डिफाइंस ऑफर। ऑफर पहली स्टेज है, और ए की पोजीशन क्या होती है लेटर्स में? 1। तो भाई अगर ऑफर पहली स्टेज है तो ए लगा देंगे हम, 2A। सिंपल। तो 2A डिफाइंस प्रपोजल एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। आप देखिए यहां पर जो इन्होंने वर्ड मेंशन किया है, ये वर्ड है विलिंगनेस। ठीक है, सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। अब सर पढ़ना तो हमें भी आता है, इसका मतलब समझाइए। देखो बेटा, मतलब समझो, यहाँ बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं इस एक डेफिनेशन में। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज को डिकोड करना आ जाए तो। ठीक है, देखो सबसे पहला वर्ड जो मैं लूंगा वो मैं ले लेता हूं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। अब ये सिग्निफाइज का मतलब क्या है यहाँ पे? तो देखो, सिग्निफाइज का मतलब हो जाता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो अगर मैं आपको कम्युनिकेट नहीं करूंगा, अगर मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि मुझे अपनी कार बेचनी है, तो क्या आप कभी भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या आपको कभी पता होगा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं? नहीं। हो सकता है वो बात मेरे मन में हो, बट अगर वो आप तक पहुंची ही नहीं
तो क्या वो ऑफर वैलिड माना जाएगा इन द आईज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नो, इट इज नॉट वैलिड। तो सबसे पहली बात है कि मेरा जो भी ऑफर है वो मैं आपको सिग्निफाई करूं। अगर मैं प्योर हिंदी में उसको बोलूं तो सिग्निफाई का मतलब हो जाता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, है ना? तो एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है भाई? बोलकर किया जा सकता है, रिटन फॉर्मेट में किया जा सकता है, जेस्चर के थ्रू किया जा सकता है। तो सिग्निफाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दैट इज द रीजन कि कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा सेक्शन है जो स्पेशली कम्युनिकेशन की बात करता है। भाई एक बात बताओ, हम कम्युनिकेशन करते क्यों हैं? हम कम्युनिकेशन इसीलिए करते हैं ना, जिससे सामने वाला हमारी बातों को समझ सके, उस तक हमारी मन की बात पहुंच सके, है ना? मन की बात मोदी जी वाली नहीं, हमारी वाली, है ना? तो सिग्निफाइज इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, आप सोचिए कि इसके लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि है सेक्शन नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 4, विच सेज कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ठीक है, तो उस पर भी हम अभी आएंगे आगे की वीडियोस में, बट मैं आपको सिर्फ सिग्निफाई वर्ड की इंपॉर्टेंस समझा रहा था। ठीक है, चलिए। तो मैंने व्यक्त किया, मैंने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया? अपनी इच्छा, विलिंगनेस, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो, सिंपल सी बात, कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल लॉ है ना? और जनरली हमें लगता है कि सिविल लॉ में इंटेंशन मैटर नहीं करती। भाई अगर आपसे कोई ये बोले कि सेक्शन 2A को पढ़ के हमें ये बता दो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने सुना हो तो क्रिमिनल लॉ यानी क्राइम में इंटेंशन मैटर करती है ना? जिसको हम बोलते हैं मेंस रिया, इल विल। बट क्या कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक सिविल लॉ है उसमें एक इंटेंशन मैटर करती है? यस, करती है। कैसे पता चला? विलिंगनेस। अगर मैंने ऑफर अपनी इच्छा से दिया है, सिर्फ तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर मैंने फोर्सफुली दिया है, मुझे किसी ने प्रेशराइज किया, तब मैंने आपको ऑफर दिया, इट इज नॉट वैलिड। पहले ही लाइन में हमें पढ़ के पता चल गया, विलिंगनेस, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, विलिंगनेस। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी इच्छा जता रहा हूँ किस बात की? कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, टू डू, है ना? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ कि भाई मुझे अपनी कार बेचनी है, इतने रुपए में बेचनी है। ठीक है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? विद अ व्यू। आप देखिए आगे लिखा है विद अ व्यू, इस आशय से, इस उद्देश्य से कि मैं आपकी एसेंट चाहता हूं बदले में। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, सामने वाले की स्वीकृति, सामने वाले की हामी, है ना? हाँ भर दे वो। तो एसेंट ऑफ दैट अदर। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं अपना घर सेल कर रहा हूँ या मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्यों बता रहा हूँ? शायद इसीलिए ना, क्योंकि मैं आपसे आपकी इच्छा के बारे में जानना चाहूंगा। तो ये तीन एसेंशियल हमारे सामने निकल के आ गए। फर्स्ट इज कि मैं कम्युनिकेट करूंगा, और कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्री। फ्री मतलब प्रेशराइज ना किया गया हो, फ्री विल से दिया गया हो। थर्ड, क्यों दिया गया है? क्योंकि मैं आपसे आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। सर, ये थर्ड वर्ड जो है एसेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, इसकी इंपॉर्टेंस का कोई एग्जाम्पल? देखो बेटा, एग्जाम्पल ये है, ध्यान से सुनना। पुराने बच्चे रिलेट कर पाएंगे मेरे इस एग्जाम्पल से, कि सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक लेटर लिख के भेज दूं जिस लेटर में लिखा है कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं 6 लाख रुपए में, आप मुझे 6 लाख रुपए कैश में पे कर सकते हैं। अब ये लेटर मैंने लिख के आपको भेज दिया, आपने पढ़ा, बट क्या एज पर सेक्शन 2A ये एक वैलिड प्रपोजल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इस वीडियो को 30 सेकंड पॉज करके सोचिए कि ये क्यों नहीं माना जाएगा, ईमानदारी से। और इसका आंसर ये है कि जब मैंने लिखा कि आप इसको पे कर सकते हैं कैश में, तब बेटा मैंने सीधा सीधा एक ऑर्डर दे दिया। क्या मैंने आपसे कभी भी ये जानने की कोशिश की कि आप मेरी कार खरीदने के इच्छुक हैं या नहीं हैं? क्या आप मेरी कार खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहीं नहीं पूछा। तो यहां पर मैंने आपसे आपकी एसेंट को जानना ही नहीं चाहा। सो दैट इज द रीजन कि ये थर्ड एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब सिंपल सी बात है, ये तो हम समझ गए कि सर की ऑफर क्या होता है। अब बेटा, ऑफर देने वाली पार्टी को क्या कहा जाता है? तो ऑफर देने वाली पार्टी को कहा जाता है ऑफरर।
ठीक है? अच्छा, जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ऑफरी। ठीक है? ऑफरर, ऑफरी, या फिर प्रपोजर, प्रपोजी। ठीक है? अच्छा, अगर आप एक्सेप्टेंस मुझे दे दो कि हाँ हाँ, कार खरीदने में हमें इंटरेस्ट है, हमें आपकी कार चाहिए, तो आप बन जाओगे प्रोमिजी। जिससे मैंने वादा किया है, जो वादा कर रहा है, वो कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा प्रोमिजर। तो यही चीज हमको सेक्शन 2C में समझाई गई है, जो हमें बताता है कि प्रपोजर या फिर सॉरी, प्रोमिजर और प्रोमिजी कौन होता है। ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए, देखिए आगे चलेंगे तो देखो, सिंपल सी बात है कि हम असेंशियल समझ गए, हम डेफिनेशन समझ गए, है ना? ऑफर के बारे में हमने समझ लिया कि एक्चुअली ऑफर है क्या, कैसे हमें डिकोड करना होता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आप देख सकते हैं, बेयर एक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। इनफैक्ट दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, अगर आप बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको सेक्शंस याद हैं, आपको सब सेक्शंस याद हैं, सब क्लॉजेस याद हैं बेसिकली, और आपको लैंग्वेज में एक एक वर्ड पता है कि एक्चुअली वहां क्या लिखा था, तो जुडिशरी में प्री जो आपका एग्जामिनेशन होता है, प्री स्टेज जो होती है, वो काफी हद तक आपके लिए आसान हो जाती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आपने 80-90% तो मार्क्स ऐसे ही ले आने हैं प्री में, अगर आपका बेयर एक्ट अच्छे से तैयार है तो। ठीक है? चलिए, टाइप्स ऑफ ऑफर्स की बात कर लेते हैं। ऑफर कितने तरीके के होते हैं? तो सबसे पहला ऑफर हमारे सामने आ जाएगा, दैट इज जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर क्या होता है? देखो, जनरल ऑफर वो ऑफर है जो सबको दिया जा रहा है, गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, है ना? जैसे कि मान लो, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई जो भी इस गेम को जीतेगा, जो भी इस गेम को जीतेगा, मैं उसको 6 लाख रुपए दूंगा। तो ये क्या है? ये जनरल ऑफर है, ये सबके लिए ओपन है कि भाई कोई भी आए उस गेम को खेले, और अगर वो जीत गया तो भाई हम क्या करेंगे, हम उसको 6 लाख रुपीस ऑफर, सॉरी, प्राइस देंगे, है ना? सो दैट इज जनरल ऑफर। अच्छा, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमारे सामने आ जाता है, दैट वाज वीक्स वर्सेस टाइबॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको याद रखें। वीक्स वर्सेस टाइबॉल्ड, देखो इसमें क्या हुआ था, ये बहुत ही पुराना केस है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, जो इंडिया में हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, दैट इज अ कॉलोनियल लॉ, है ना? ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। तो केस भी आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है, 1605 का है। तो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में ये पोजीशन हुआ करती थी कि जजेस ने इस केस में ये कह दिया कि जो ऑफर है, वह जो ऑफर है वो हमेशा एक डेफिनेट पर्सन को ही दिया जाना चाहिए। यानी अगर आप ऑफर दे रहे हो तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को दे सकते हो, एक स्पेसिफाइड पर्सन को दे सकते हो, उसके अलावा जनरल पब्लिक को नहीं दे सकते हो। दैट वाज द जजमेंट व्हिच वाज गिवन इन वीक्स वर्सेस ट्राइबॉल्ड केस। ठीक है? एंड that case arose out of defendant's affirmation to the public that he would give 100 euros to him that should marry his daughter with his consent। भाई अगर बेटी से शादी करोगे तो 100 यूरो का जो प्राइज मनी है वो आपको दिया जाएगा। ओके? अब प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन होता है? सिविल लॉ में प्लेंटिफ का मतलब होता है वो व्यक्ति जो केस कर रहा है। अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं तो वादी, है ना? सीपीसी एक सब्जेक्ट है, उस पर भी मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा। मुझे पता है, मैं भी क्योंकि लॉ स्टूडेंट रहा हूं, तो सीपीसी बहुत परेशान करती है हम सबको, तो टेंशन नहीं है, उस पर भी मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा जल्दी। तो प्लेंटिफ मतलब वादी, डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी, डिफेंड कर रहा है अपने आप को, उसके ऊपर आपने केस किया है। तो प्लेंटिफ ने ये अलीज किया कि ही डिड सो एंड स्यूड द डिफेंडेंट, कि भाई उसने शादी करी है। भाई प्लेंटिफ ने, फॉर एग्जांपल आप प्लेंटिफ है, अब आपने उसकी बेटी से शादी कर ली, जिसने ये बोला था कि बेटी से शादी करोगे तो 100 यूरोज मिलेंगे, आपने शादी कर ली, अब आपको 100 यूरोज मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। रिजेक्टिंग द एक्शन, कोर्ट ने एक्शन को रिजेक्ट कर दिया, यानी आपके केस को रिजेक्ट कर दिया गया। द कोर्ट सेड इट इज नॉट अ वर्ड नॉट डिक्लेयर टू whom द वर्ड्स वर स्पोकन। ये पता ही नहीं है कि वो जो ऑफर दिया गया था वो स्पेसिफिकली किस पर्सन को दिया गया था, तो हमें जब पता ही नहीं है तो हम आपको प्राइज मनी क्यों दे? ऐसा जजमेंट कोर्ट ने दे दिया। अच्छा, अब द डिफिकल्टी सजेस्टेड दैट if an offer of this kind addressed to several person could be accepted, the offerer, आप देखिए यहां लिखा है
the offerer would find himself bound in innumerable contracts. भाई अगर ऐसे ऑफर में जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात ही नहीं की गई है, अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर जो बंदा ऑफर दे रहा है वो तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाएगा, ऐसा कोर्ट का कहना था। ठीक है। दिस वॉज हाउएवर सून ओवर रूल्ड, हालांकि इस जजमेंट को आगे जाके ओवर रूल कर दिया गया। अब जो मॉडर्न पोजीशन है यानी जो आज का समय है उसमें ये कहा जाता है कि ऑफर में बी मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज। ऑफर सबको दिया जा सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक ही व्यक्ति के साथ किया जाएगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति होगा पब्लिक में जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पर पहुंचेगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच वॉज गिवन इन द केस ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस की मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में एक्चुअली होता ये है कि एक ग्रैंडफादर रहते हैं, उनका नेफ्यू है ना, उनका नेफ्यू जो होता है वो खो जाता है। भाई फॉर एग्जांपल मैं वो दद्दू हूँ जिसका ग्रैंडसन जो है वो खो गया है। ठीक है, मेरा जो पोता है वो खो गया। अब मेरा एक सर्वेंट है, मैंने उसको बोला कि भाई जाओ तुम उसको ढूंढ के लेके आओ, वो खो गया है, वो मिल नहीं रहा। अब जब वो नौकर चला गया, मैंने एक ऑफर अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी मेरे उस खोए हुए ग्रैंडसन को ढूंढ के लाएगा, मैं उसको इतने रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है। अब यहां पर बाय चांस जो नौकर मेरा गया था, ठीक है, जो नौकर मेरा गया था वो ढूंढ के ले आता है। उस नौकर का नाम था उस नौकर का नाम होता है लालमन। ठीक है। अब वो जब ढूंढ के ले आता है, मैं भी खुश, नौकर भी खुश। नौकर को ये लगता है कि अरे भाई चलो अच्छा है, मालिक ने कुछ कहा था मैंने वो कर दिया। कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि जब वो चला गया था घर से तब मैंने ऑफर अनाउंस किया था, तो वो मुझसे प्राइज मनी क्लेम करता है, बट मैं उसको नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? आपको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सब पढ़ चुके हैं, इसका आंसर भी हम पढ़ चुके हैं। बेटा वो उसको इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। डेफिनेशन में हमने क्या वर्ड पढ़ा था? सिग्निफाई। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड था कि वहां केस लॉ आ गया उससे। क्या मेरा ऑफर मैंने अपने नौकर को सिग्निफाई किया था? क्या उसके नॉलेज में आया था? नहीं आया था, है ना। उसको तो दूसरे लोगों से पता चला बाद में, है ना। तो यहां पर जब मैंने सिग्निफाई किया ही नहीं, तो आप एक्सेप्ट किस चीज को कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो यहां दैट इज द रीजन कि यहां आपको वो ऑफर मनी, ऑफर प्राइस नहीं दिया जाएगा। और एक और केस इसमें आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट केस है जनरल ऑफर पे, दैट वाज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, विच इज फेमसली नोन एज स्मोक बॉल केस। ठीक है। अब कार्लिल वाले केस में देखिए होता क्या है। कार्लिल वाले केस का जो पीडीएफ है वो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको प्रिसाइज एक स्टोरी बता देता हूँ कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या था। बेटा इसमें कंपनी होती है, और वो कंपनी जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वो कंपनी एक मेडिसिन बॉल बना रही होती है जिसको वो नाम देते हैं स्मोक बॉल, है ना, मेडिसिन बॉल। तो वो जो दवाई होती है, ये ऐसा क्लेम करते हैं कि जो भी उस दवाई को खाएगा, कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है कि मान लो आपने अगर 6 डेज उस मेडिसिन को कंज्यूम किया है, ठीक है, और अगर उसके बाद भी आपको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो हम आपको प्राइज मनी देंगे, जो कि हम बैंक में सबमिट करवा दे रहे हैं पहले से, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि नहीं भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, है ना, हमारा क्लेम झूठा नहीं है। अब एक लेडी होती हैं जिनका नाम होता है मिसेस कार्लिल, और वो बिल्कुल वैसे ही उस दवाई को कंज्यूम करती हैं जैसे कि कंपनी ने बोला होता है, बट उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो पैसे क्लेम करती हैं। अब कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है कि भाई वो बात तो ठीक है कि आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, बट आपने हमें एक्सेप्टेंस कहाँ दी? हमने ऑफर दिया था, बट आपने एक्सेप्टेंस तो नहीं दी हमें, हमें क्या पता कि आप दवाई खा रहे हो। ठीक है। तो यहां पर कोर्ट, बड़ा अच्छा जजमेंट कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने ये कहा कि जनरल ऑफर जब आप देते हैं तो क्या सारी पब्लिक के लिए पॉसिबल है कि वो आपको एक्सेप्टेंस भेजे और आप एक्सेप्टेंस
पढ़ लें या समझ लें, भाई इतने सारे लोगों ने दवाई कंज्यूम करी होगी, क्या हर कोई आपको एक्सेप्टेंस बताएगा, एक्सप्रेस करेगा? नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस है? भाई सिंपल है, जब उसने वो काम किया जो काम आपने अपने ऑफर में करने को कहा था, तो क्या ये इम्प्लाइड नहीं है अपने आप में कि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? बिल्कुल इम्प्लाइड है ना? सो दैट इज द रीजन कि कार्लिल, जो मिसेस कार्लिल थी, उनको ये ऑफर प्राइस दिया गया। ठीक है भाई, फ्लिपकार्ट अगर आपसे ये बोले कि भाई देखो सेल आ रही है, कल से सेल है और 3 दिन सेल रहेगी, और अगर आप हमारे सेल में शॉपिंग करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी। अब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर रहे हो, तो क्या ये अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं है? आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आपने वो सारी कंडीशंस फुलफिल की जो उन्होंने अपने ऑफर में, जनरल ऑफर में पब्लिश की थी। सो दैट इज द केस ऑफ कार्नल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, जिसमें जनरल ऑफर दिया गया था और कोर्ट ने बोला कि जनरल ऑफर में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वैलिड होती है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको लिख कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे आ जाएंगे। तो जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर, जो आपका जनरल ऑफर होता है, कई बार वो ऐसा भी होता है कि वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू है मतलब, भाई फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने आपको ऑफर दिया, अब वो ऑफर खुला रहेगा जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही एक्सेप्ट किया वो ऑफर बंद हो जाएगा सभी के लिए। सो दैट इज द केस ऑफ जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा क्रॉस ऑफर पे। तो देखिए क्रॉस ऑफर क्या होता है, सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक दिन मैंने आपको फोन किया, और फोन करके मैंने आपसे बोला कि यार मूवी चल रहा है क्या? अब आपने बोला कि अरे बाय चांस 2 मिनट पहले मैंने यही चीज तुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजी है। कई बार ऐसा हो सकता है एक्सीडेंटली, है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को ऑफर दे रही हैं। भाई मैंने आपको कॉल किया, क्यों? मूवी के लिए। शायद मैंने आपका व्हाट्सएप मैसेज देखा ही नहीं था, और मैंने आपको कॉल कर दिया मूवी के लिए, और आपने भी मुझे मूवी के लिए ऑफर दे दिया था। तो आप देख सकते हैं कि आप भी मुझे ऑफर दे रहे हैं, मैं भी आपको ऑफर दे रहा हूं, और हम दोनों का जो ऑफर है वो सेम चीज के लिए है, सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए है, एंड दैट सब्जेक्ट मैटर इज मूवी, गोइंग आउट फॉर अ मूवी। तो यहां हम दोनों के ऑफर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ ऑफर, सॉरी क्रॉस ऑफर। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा जो आपको अगले वीडियो में भी काम आएगी, या इनफैक्ट पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में काम आएगी, कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपने सेक्शन 2C में पढ़ा था। 2C में हमने क्या पढ़ा था कि दो लोग होते हैं, प्रोमिसर और प्रोमिजी। प्रोमिजी मतलब जिसने एक्सेप्टेंस दी है ना? तो भाई एक बंदा जो आपको ऑफर दे रहा है, तो उसके लिए एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, है ना? तो ये दो लोगों की जरूरत है, दो पार्टीज की हमको जरूरत है। बट आप क्रॉस ऑफर में देख सकते हैं कि अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं तो आप भी तो मुझे ऑफर ही दे रहे हो, क्या आपने एक्सेप्ट किया है? नहीं। तो दैट इज द रीजन कि क्रॉस ऑफर में एक्सेप्टेंस नहीं होती है, क्योंकि बोथ द पार्टीज आर ऑफरर ओनली। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ क्रॉस ऑफर। अनजान है हम लोग, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने जो आपको ऑफर देना है वो ऑलरेडी आप मुझे दे चुके हो। सो दैट इज द रीजन कि हम इसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। ठीक है, अब क्रॉस ऑफर में जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, टिन वर्सेस हुफमैन का है। जनरल सी बात उसमें लिखी हुई है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो उस पर भी डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा, जितनी भी मेरी पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, आप उसको कभी भी गो थ्रू कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए, क्रॉस ऑफर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है, क्रॉस ऑफर डू नॉट कैंसिल ईच अदर। क्रॉस ऑफर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, यानी हमेशा ये स्कोप बना रहता है कि सामने वाली पार्टी या दोनों में से कोई भी एक पार्टी एक दूसरे को ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है। भाई सिंपल सी बात है, आपने अगर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो अब अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूं तो ये तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ ना कि चलो अब बता दो चलना है या नहीं चलना है मूवी, है ना? तो अब तो आप बता ही सकते हो। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ लिखा गया है कि क्रॉस ऑफर डू नॉट कैंसिल ईच अदर।
ठीक है, तो क्रॉस ऑफर से भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है, बट इनिशियली हम शुरुआत से एक्सेप्टेंस का प्रिजम्पशन नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टीज शुरुआत से ऑफरर बनी हुई है। अगर एक्सेप्ट कर लेती है दोनों में से कोई भी एक पार्टी, तो अलग बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर, तो देखिए ये क्या होता है। जनरली कई बार देखो, जैसे मैंने अभी आपको फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि सेल आ रही है और 3 दिन के लिए आ रही है। सो दैट इज द केस कि स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर का मतलब है कि एक टाइम पीरियड के साथ आएगा, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ आएगा कि भाई इतने से इतने के बीच में ही आपको बताना है, फिर नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई केस लॉ की आपको जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ध्यान से समझना। देखो, काउंटर ऑफर का मतलब सिंपल सा ये था कि अगर मैंने आपको कॉल करके कहा कि मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ 6 लाख रुपीज में, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझे कार तो बहुत अच्छी लग रही है, बट मैं इस कार को 5 लाख रुपीज में लेना चाहूंगा। ठीक है, अब यहां आपको समझने वाली बात यह है बेटा, कि आपने किया क्या, आपने मुझे काउंटर कर दिया, है ना, आपने मुझे काउंटर कर दिया। तो देखो यहां होता क्या है, यहां अगर मिस्टर ए ये बोल रहा है कि वो अपनी कार सेल कर रहा है 6 लाख रुपीज में, तो बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो 5 लाख रुपीज में ही परचेज करूंगा। तो यहां आप काउंटर ऑफर कर रहे हो, बी काउंटर ऑफर दे रहा है। अब लॉजिक के साथ चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लॉजिक के साथ चलेंगे। बेटा, ओरिजिनल ऑफर आपको किसने दिया था, है ना, या मैं यूं कहूं कि कार किसकी थी, ए की थी, तो ओरिजिनल ऑफर आपको ए ने दिया होगा। अब आपने क्या किया, अच्छा उसने दिया कितने का था, 6 लाख रुपीज का दिया था। ठीक है, 6 लाख रुपीज का दिया था उसने। ठीक है, अब आप समझो इस बात को कि जब आपने उसको काउंटर किया, आपने तो बोल दिया ना कि भाई आप 5 लाख रुपीज में लोगे, तो क्या उसका ओरिजिनल ऑफर बचा, नहीं, ये तो सीज हो गया, है ना, ये तो खत्म हो गया। तो बेटा जब ओरिजिनल ऑफर बचा ही नहीं, तो क्या अब आप आगे की स्टेज पे प्रोसीड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप देखिए वहां डेफिनेशन में क्या लिखा था, कि ऑफर मस्ट बी गिवन विद विलिंगनेस, सामने वाले की इच्छा के साथ होना चाहिए। तो यहां जब आपने ओरिजिनल ऑफर को छोड़ा ही नहीं, तो आगे कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज कैसे फॉर्म होगी। मोर ओवर, अगर वो आपको ऑफर बता रहा है, अपनी विलिंगनेस बता रहा है, तो विद अ व्यू टू ऑब्टेन दी एसेंट, यही लिखा था ना अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहां पर आपको समझना ये है बेटा कि आपको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए थी, बट आपने किया क्या, आपने काउंटर कर दिया, एंड दैट इज द रीजन कि उसका ओरिजिनल ऑफर सीज्ड हो गया। समझे ये लॉजिक। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने मुझे काउंटर ऑफर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने मुझे काउंटर ऑफर दिया, अब मैंने मना कर दिया, भाई फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे ये बोलते हैं कि मैं अगर कोई चीज 1000 रुपीज में बेचना चाहता हूं, बट आप उसको खरीदना चाह रहे हो 950 रुपीज में, मैंने मना कर दिया, आई डिनाइड कि मुझे वो नहीं सेल करनी है। ठीक है, अब यहां पर मैंने डिनाई तो कर दिया, बट आपने फिर ये कोशिश की कि चलो इसको हम 1000 रुपीज में ही परचेज कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको ओरिजिनल ऑफर दिया था। बट जब आप दोबारा एक्सेप्टेंस लेकर आए 1000 रुपीज की, आई डिनाइड, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। अब आपने केस कर दिया मेरे ऊपर कि भाई 1000 का ऑफर दिया था, हम 1000 पे ही एग्री कर रहे हैं, और अब ये बंदा हमको नहीं दे रहा है, तो क्या मेरे पास ये राइट है कि अगर आप मेरे ओरिजिनल ऑफर को ही एक्सेप्ट करना चाहते हो अपने काउंटर ऑफर के रिजेक्ट होने के बाद, तो क्या मैं आपको अब मना कर सकता हूं, हाँ मैं बिल्कुल मना कर सकता हूं। सेम वॉज द केस ऑफ हाइड वर्सेस रेंच, आप देख सकते हैं वहां पर उसको पढ़ के कि 1000 यूरोस का वादा किया गया था फार्म को बेचने के लिए, है ना, प्रपोजल भेजा उसने कि भाई मैं अपने फार्म को बेच रहा हूँ 1000 यूरोस में, बट सामने वाले ने बोला 950, फिर उसने डिनाई कर दिया। अब इन्होंने बोला कि ठीक है हम 1000 देने को तैयार हैं, इसने फिर डिनाई कर दिया कि अब नहीं दूंगा मैं। तो यहां पर कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई जब एक्सेप्टेंस आई ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो सामने वाला बाउंड है ही नहीं, वो आपको अपना फार्म नहीं देगा, भले आप 1000 दे दो 2000 दे दो, वो उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं देगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा,
कि क्या मैं आपके काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूं? तो हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं। देखो लिखा है, अ काउंटर ऑफर मॉडिफाइज द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। भाई सिंपल सी बात है ना कि आप मेरे ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे काउंटर ऑफर दे रहे हैं, है ना? और आप अपने नए टर्म्स मुझे बता रहे हैं, तो thus becoming a new offer altogether. Therefore, the original offer cannot be accepted after a counter offer has been made. भाई अगर आप alterations कर रहे हैं मेरे ओरिजिनल ऑफर में, तो मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट हाँ, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूं। देखो लिखा है, ओरिजिनल ऑफरर एक्सेप्ट द काउंटर ऑफर। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। अगर मैं 950 वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लूं तो हाँ, ये वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में फर्क क्या है। देखो सिंपल सी बात, एक चीज याद रखो कि क्रॉस ऑफर का मतलब है एक ही चीज, सेम मूवी को लेकर हम एक दूसरे को ऑफर दे रहे थे, और हमें एक दूसरे के ऑफर के बारे में इनिशियली नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, आपको नहीं पता था कि मैंने आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा है, मैं कॉल करने जा रहा हूँ, है ना? सो दैट वाज क्रॉस ऑफर। और काउंटर ऑफर का मतलब, भाई काउंटर ऑफर मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मूवी चलेंगे आज, बट आप बोल रहे हो आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं लीगल सेंस में भी कि इसमें डिफरेंस क्या क्या हो जाता है। सो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर आर टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ. While a crossover refers to a situation where two parties simultaneously make identical offers, मिलते जुलते ऑफर्स आप एक दूसरे को दे रहे हैं. काउंटर ऑफर इज अ रिस्पॉन्स मेड बाय वन पार्टी टू एन इनिशियल ऑफर. मैंने आपको सबसे पहला ऑफर दिया, उसका रिस्पॉन्स आप मुझे दे रहे हो, दैट इज काउंटर ऑफर. ठीक है, बाय द अदर पार्टी दैट चेंजेस द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, है ना? आपने ऑल्टरेशंस कर दिए. अच्छा, क्रॉस ऑफर occurs when two parties make identical offers to each other without either party knowing about each other's offer. आपको पता ही नहीं था कि मैं भी कॉल करने वाला हूं, मैंने आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा. ठीक है, इन सच अ सिचुएशन देर इज नो एक्सेप्टेंस. मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्टेंस नहीं होती है, दोनों ही पार्टीज ऑफरर बनी हुई हैं, बिकॉज बोथ द पार्टीज आर मेकिंग ऑफर्स एट द सेम टाइम, and neither party has had the opportunity to accept or reject the others offer. भाई पता ही नहीं है ना, मुझे कहाँ पता था कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया? तो जब मुझे पता ही नहीं है तो आई एम नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट योर ऑफर. ओके, last, in a cross offer situation, there is no such clear agreement because both the parties are simultaneously making identical offers to each other, है ना? क्रॉस ऑफर की सिचुएशन में जनरली ऐसा होता है कि कोई क्लियर एग्रीमेंट हो नहीं पाता क्योंकि दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, a counter offer is a response made by one party to an initial offer made by the पेज डाउन कर देते हैं, made by the other party that changes the terms of the original offer. In other words, it is a rejection of initial offer and a simultaneous making of a new offer. आप मेरी बात को ठुकरा रहे हैं और आप अपनी एक नई बात लेकर आ गए हैं 950 यूरोस की, जबकि मैंने ओरिजिनली क्या बोला था कि मुझे 1000 में देना है, आप बोल रहे हो 950 में देना है. तो आपने 950 वाली बात की कब? जब आपने मेरा 1000 का ऑफर सुना, उसके रेस्पॉन्स में. ये काउंटर ऑफर है. बट क्रॉस ऑफर क्या था? क्रॉस ऑफर का मतलब है कि आपको पता भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा. ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया, मुझे आपके व्हाट्सएप टेक्स्ट का कुछ नहीं पता, तो मैं आपके व्हाट्सएप टेक्स्ट का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ कॉल करके. मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई मूवी चल रहे हो क्या? अब आप मुझे बता रहे हो कि अच्छा आपने भी व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है, तो भाई हम दोनों एक दूसरे की बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. हमारे पास अपने अपने ओरिजिनल ऑफर है, बट काउंटर ऑफर में एक ओरिजिनल ऑफर है और एक उसका काउंटर है. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि यार मेहनत तुम लोगों के लिए कर रहे हैं. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.